चलिए रेडी। अभी हम लोग है क्लास किसमें? 10 में। इसमें है 10 में। और 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम परिवहन। इसका एक पार्ट हो गया। जो भी छूट गया होगा वीडियो जाकर के मेरा देख लीजिएगा, समझ में सब आ जाएगा, है ना। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें कल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अब हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। और एनिमल्स में भी हम लोगों ने कुछ जीवों का पढ़ लिए हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे किसका? मानव का। इसका मानव का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाय डिफ्यूजन हो, देख रहे हैं ना। यानी कि आपको बढ़िया से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ध्यान में रख करके आप लोगों का कोई भी चीज न छूटे, है ना, सारा चीज आपका हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब सारे चीजों को देखते हुए हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, सारा चीज को ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परिवहन का आज दूसरा पार्ट। क्या पार्ट? दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में आइए तो चलिए क्या देखेंगे हम लोग? तो देखते हैं कि मानव में परिवहन पढ़ रहे थे, और मानव में जो परिवहन है मेरे भाई, वह उसके अंग है निम्नलिखित। पहला है हृदय, रक्त, धमनी, शिरा, केशिकाएं। और हम लोग पढ़ने वाले थे आज पूरा बढ़िया से रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में, आपके ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कई एक बार हमने ब्लड पढ़ाया है कि नहीं? आप लोग भी पढ़े हैं पहले, तो जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं, नए बच्चे होंगे, उनके लिए ये नया चीज हो जाएगा, सीखेंगे वो, कोई दिक्कत है? तो आइए हम लोग देखें पूरा आज ब्लड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ब्लड के बारे में। तो याद रखिएगा, जो ब्लड हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव में जो परिवहन करने वाला है, वह बने हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला, आवश्यक पोषक पदार्थ को भी पहुंचाए, आवश्यक चीजों को पहुंचाए, और अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों को भी शरीर से बाहर निकाल दे। यही क्रिया तो परिवहन कहलाती है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जिसे जो कल हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, तो आप देखिए सारा चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। आपको हम एक बार थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए ये परिवहन कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। फिर देखिए इसके बाद ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, सारा टॉपिक्स को हम लोगों ने अध्ययन किया, है ना। पेड़ पौधों में भी सारा चीज पढ़ा। और आज हम लोग पहुंच गए मानव के परिवहन में, रक्त में। किस में पहुंच गए हैं? रक्त में। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत? हम लोग टॉपिक बना देते हैं रक्त। क्या बना देते हैं? रक्त। ब्लड टॉपिक ही यहां पे नाम दे देते हैं, ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त। रक्त को ही हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी भाषा में रुधिर। रुधिर भी बोलते हैं। उर्दू में इसको लहू भी बोला जाता है। हम लोग इसको हिंदी में खून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून भी बोलते हैं। अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ब्लड के अध्ययन को 2 नाम से जानते हैं। ब्लड की पढ़ाई को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? 2 नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरोलॉजी। कोई दिक्कत? सेरोलॉजी, है ना। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। या हम लोग इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। रक्त के पढ़ाई को हम लोग ये बातें बोलते हैं। थोड़ा विस्तार हम ज्यादा कर दिए हैं, थोड़ा कम ही में लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं सोचना कि आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अरे यादें ना होगा, थोड़ा ज्यादा याद कर लीजिएगा। क्या जी? अब देख लीजिए यहाँ पे ब्लड को बढ़िया से समझ लीजिए कि ब्लड है क्या चीज। तो देखिए आपके शरीर में जो ब्लड है, वह एक तरह से, अगर हम लोग उसको विलियन साइंस चैप्टर में, केमिस्ट्री में देखें विलियन चैप्टर, तो यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड है। अगर आप इसके बारे में विशेष जानना चाहिएगा, तो ये ब्लड क्या है भैया? प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है
कि अगर मैंने एक मोटा मोटी तौर पर ये कोई मैंने निश्चित परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं कोलाइड का, कोलाइड की परिभाषा हम रसायन शास्त्र में पढ़ाएंगे, है कि नहीं? आप लोगों को भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है कि नहीं? अभी तो केमिस्ट्री आप लोग का शुरू भी नहीं हम किए हैं, लेकिन आप शुरू करेंगे तो 3 चैप्टर उसका भी लगातार पढ़ाएंगे। जैसे 3 चैप्टर इसका पढ़ा दिए तो 3 चैप्टर अब उसका भी पढ़ाएंगे, है कि नहीं? मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आपको सारा विषय लेकर के चलेंगे और सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से जान लीजिए। तो इसमें जो है प्राकृतिक कोलाइड का मूल रूप आप इतना ही समझिए कि दूध वगैरह को छानते हैं कि नहीं छानते हैं? तो कुछ पदार्थ उसका जो है जो द्रवित अवस्था का जो पदार्थ है वह छन करके नीचे चला जाता है, और जो उसके कुछ कण होते हैं वो ऊपर आपका छला जाता है, छन्ना पत्र के नीचे पार नहीं कर पाता। कुछ पार कर जाते हैं, कुछ पार नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार का है कौन? ब्लड भी। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा? प्राकृतिक कोलाइड कहा है। कोई दिक्कत है? अगर आप लोग 9th क्लास के विद्यार्थी होंगे तो आपको हमने बताया था कि यह एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू माने जो ऊपर से नीचे तक जोड़ करके रखता है। जैसे हड्डी भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक, है कि नहीं? उसी प्रकार से ब्लड भी हम लोगों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड है क्या चीज, तो यह संयोजी ऊतक है। प्राकृतिक कोलाइड तो है ही, साथ ही यह क्या है? संयोजी ऊतक भी है। कोई दिक्कत? अगर हम लोग इसको पीएच स्केल पर नापे, पीएच स्केल एक ऐसा माप है जिससे यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ क्षार है कि अम्ल है कि उदासीन है। समझे कि नहीं? जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, इसलिए वह क्या होता है? उदासीन, है ना? और अम्ल होता है जिसका 7 से कम हुआ, जिसका पीएच मान 7 से कम हुआ वह हो गया अम्ल, और जिसका 7 से ज्यादा हुआ वह हो गया क्षार। तो भैया इसका जो पीएच मान आप लेकर चलिएगा, ब्लड का पीएच मान अगर जानना चाहिएगा, पीएच स्केल भी 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ना है। समझ में आ रही है ना बात? इसको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से। तो पीएच मान जो है इसका होता है 7.4, यानी कि अगर हम बात करें कि 7 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया 7.4, तो निश्चित है कि यह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अतः यह कैसा द्रव्य है? तो क्षारीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? क्षारीय द्रव्य है। कोई पूछेगा कि क्षारीय द्रव्य इसको आपने क्यों कहा है? तो चूंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। कोई दिक्कत? समझते चलिए, बोलिए भी, आप लोग बोलिए भी पीछे से। हम जितना बोल रहे हैं आप लोग भी बोलिएगा तो आपको दिमाग में काम करेगा, अटेगा। तो चलिए, इस क्षारीय द्रव्य है, यहां तक आप बात को समझ लिए। अगर हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में ब्लड होता कितना है, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, तो आप जान लीजिए। ऐसे आपको हम एक चीज बताते हैं कि अगर हम लोग पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें, तो मेल में करीब करीब 5.5 लीटर के आसपास में पाया जाता है ब्लड। 5.5 लीटर के आसपास में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो मेल की तुलना में फीमेल में करीब करीब आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। समझे कि नहीं? यानी कि 5 लीटर के आसपास में फीमेल में रखी है। कोई दिक्कत है कि नहीं? तो फीमेल में पाया जाता है लगभग 5 लीटर। अब हंसना नहीं है ज्यादा, आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोलने वाले, काहे कम पाया जाता है, तो सब बात अभी नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिए कि आखिर ये ब्लड हमारे शरीर में बनता कहाँ है? आखिर कहीं ना कहीं बनता होगा कि नहीं होगा? और एक चीज और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं देखिएगा 5 से 6 लीटर भी लिखता है कि हम लोगों के शरीर में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा 5 से 6 लीटर। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। कोई दिक्कत है? 5 से 6 लीटर कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, उससे अकबकाने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि आपका जितना भार है आप अपने शरीर का वजन कर लीजिए। समझे कि नहीं? तो हमारे शरीर का कुल भार का मान लीजिए कि आपका शरीर को तौले तो वह 100% आपका भार हुआ, तो उसका 7% भार जो होगा वह ब्लड का होगा। कितना प्रतिशत भार? 7%। तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि भार के अनुसार उसकी प्रतिशत बताइए ब्लड का, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिशत भार के अनुसार
हमारे शरीर में कितना % ब्लड होता है? 7%। याद रहेगा, है ना, 7% ब्लड होता है। तो ये सब सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, हम निर्माण की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? निर्माण की। अगर हम लोग निर्माण की बात करेंगे तो देखिए, निर्माण इसका होता है, देखिए, अगर कोई माने बच्चा जो है, जो बच्चा गर्भ में रहता है उसको भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रूण। तो जो बच्चा गर्भ में है, अगर उस बच्चे के ब्लड का निर्माण अगर पूछिएगा कि कहां होता है, तो उस भ्रूण का जो ब्लड का निर्माण होता है वह होता है लीवर में। कहां होता है? लीवर में। तो याद रखिएगा, लीवर में। तो लीवर में जो है, जो खून का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का। किसका? भ्रूण का। अब भ्रूण तो समझ में आ ही रहा होगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय उसको बोला जाता है जो अभी जन्म लेकर के बाहर नहीं निकला है, नहीं आया है। कहां है वो? तो मां के गर्भ में है। जब तक कि वह गर्भ में रहता है उसको भ्रूण ही बोला जाता है। अगर होने से 1 घंटा पहले भी अगर है या 10 मिनट भी पहले है, तभी उसको भ्रूण ही बोलेंगे। आप अगर उसको बाहर देख लिए तब वह फिर भ्रूण नहीं है। ये तो पढ़ाए हैं आप लोगों को। और नहीं भी पढ़ाए हैं तो 10वीं क्लास में एक चैप्टर है प्रजनन बायोलॉजी में, है ना, उसमें आइएगा तो सारा चीज डिटेल से पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भ्रूण है उसमें ब्लड का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। लेकिन हम लोग हो गया वयस्क। हम लोग हो गया वयस्क, भ्रूण है नहीं, भ्रूण से बाहर का चीज हो गए। तो हम लोगों के शरीर में ब्लड का निर्माण कहां होता है? तो आपको बताना होगा कि बोन मेरो में। कहां पे? बोन मेरो में। बोन मेरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हम लोगों का खून निर्माण होता है वयस्क का। अस्थि मज्जा क्या है? तो देखिए, अस्थि मज्जा जो हो गया, मान के चलिए कि यह हड्डी है। मान के चलिए कि यह क्या है? हड्डी है। हड्डी है इसको, तो देखिएगा इसके अंदर का भाग खोखला होता है। उसी में आप जाइएगा तो जाली टाइप का आपके हड्डियों में, जहां जहां हड्डी है, तो इस हड्डियों में अंदर में खोखला भाग होता है। उस खोखला भाग में जालीदार टाइप का, है ना, कुछ मांसपेशी टाइप का बना हुआ रहता है, जाली टाइप का। वही जाली को हम लोग बोलते हैं मज्जा। और वह मज्जा कहां है? अस्थि में है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, जहां पे ब्लड का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? तो अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप लोगों के ब्लड का निर्माण कहां होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अस्थि मज्जा में। क्या जवाब दीजिएगा? अस्थि मज्जा में। हर एक बात क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत या तकलीफ है तो बोलिए। चलिए अब आगे इसके बारे में पढ़िए, आगे की ही बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अब इस बात को और समझिए गहराई से। क्या समझिएगा कि देखिए ध्यान से, ये स्टोर कहां होता है? जैसे ब्लड तो बना रहा है सब जगह, तो ब्लड स्टोर कहां किया जाता है? स्टोर उस चीज को कहते हैं जहां पे आकर के उसको रखा जाए। जैसे पैसा बहुत ज्यादा आपके पास हो जाता है तो उसको कहां रखते हैं? बैंक में। तो यही ब्लड, हम लोग अपने ब्लड को कहां जाकर के स्टोर करते हैं? तो हमारे शरीर में उदर गुहा माने पेट के ठीक नीचे एक भाग होता है जिसका नाम है स्प्लीन। क्या नाम है? स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। उसी को बोला जाता है तिल्ली। क्या बोला जाता है? तिल्ली। स्प्लीन एक अंग है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जैसे यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे हार्ट है, हार्ट है, हार्ट के ठीक नीचे पेट है, पेट के ठीक नीचे यहां पे आ जाइएगा तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? स्प्लीन। क्या मिल जाएगा? स्प्लीन। तो स्प्लीन एक जगह है। स्प्लीन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं प्लीहा, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? तिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? तिल्ली। तो यहां पे स्टोर होता है क्या चीज? ब्लड हमारा क्या होता है? स्टोर। यहां पर ब्लड क्या किया जाता है? तो ब्लड का स्टोर किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है।
स्टोर किया जाता है। हो गया, समझ में आ गया? ब्लड को जमा किया जाता है, यानी कि हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। हम लोग स्प्लीन को क्या कह सकते हैं? ब्लड बैंक। हमारे शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। हिंदी स्प्लीन का क्या होता है? प्लीहा। उसका और हिंदी क्या हो सकता है? तिल्ली। कोई दिक्कत? आइए अब आगे देखते हैं। देखिए होता क्या है कि ब्लड जो है, ब्लड में रुधिराणु भी होते हैं। क्या होते हैं? रुधिराणु। और सबसे ज्यादा हम पढ़ाएंगे अभी, रुधिराणु में आपका आरबीसी होता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में 95% कहिए। अगर रुधिराणु 100% है तो 95% अकेले कौन होता है? आरबीसी। समझे कि नहीं? तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो जा करके मरते हैं कहां? तो वो ब्लड जो है, जो मर जाते हैं, वो कहां जाकर के मरते हैं? तो वो जाकर के स्प्लीन में मरते हैं। कहां मरते हैं? स्प्लीन में। जहां पे जमा होता है ब्लड, वहीं पे जाकर के मरते हैं। इसीलिए ब्लड का या आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। तो हम इसको कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कब्र। कब्र बोले तो उसी को बोला जाता है ग्रेव यार्ड। क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड। तो ये जो कब्र है, कब्र है कौन? स्प्लीन। तो स्प्लीन दो चीज हो गया। एक तरह से कह सकते हैं तो ब्लड बैंक भी है, जहां रक्त जमा भी होता है कि नहीं? ब्लड बैंक की तरह भी काम करता है। और ब्लड मरने के बाद, ब्लड के रुधिराणु जब मर जाते हैं, आरबीसी खास करके, तो वो जाते हैं कहां पे? स्प्लीन में। कहा जाते हैं? स्प्लीन में। इसीलिए अगर मान के चलिए हम लोग मर जाते हैं तो कहां जाते हैं? तो हम लोग मर जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाते हैं। अरे जो जिसको दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, आज जिसको जो है जलाया जाता है, कोई नदी के घाट पर जाकर के उसको जला देते हैं, तो उसको मरने वाला जगह उसी को ना बोलेंगे? कब्रिस्तान को ना, एक तरह से वो भी कब्रिस्तान है, उर्दू शब्द है कब्रिस्तान। समझे कि नहीं? तो जहां पे ब्लड मरेगा तो वो कहां जाएगा? तो वो चला जाएगा कब्रिस्तान में, यानी कि कहां जाएगा? स्प्लीन में। तो स्प्लीन को हम लोग ग्रेव यार्ड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं और ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं। दोनों चीज बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब चलिए आगे और कुछ बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल का। क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड है, हमने पहले ही कहा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, ब्लड में आपका सारे पोषक तत्व भी तैरते रहते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी तैरते रहता है। समझे कि नहीं? जाते रहता है। पहले ही हमने कहा है कि यह एक कैसा उत्तक है भैया? परिवहन उत्तक है। परिवहन है, संवहन उत्तक है, परिवहन का कार्य करता है। लिखवाए, परिवहन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है? उपयोगी चीजों को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो उस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। ब्लड में क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है हमारे ब्लड में। लेकिन कितना तक होना जरूरी है? तो 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम होना जरूरी है। समझे कि नहीं? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। समझे कि नहीं? जैसे ठेपी में आता है ना, जैसे उस पर लिखा हुआ रहता है, जैसे आप बच्चा को जब दवा हुआ पिलाइएगा या खांसी की दवा पिलाते हैं तो देखिएगा लिखा हुआ रहेगा 5 ml लिखा हुआ रहता है, 10 ml। तो उसी कहता है 1 डेसीलीटर आप ले लीजिए और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम। अगर इससे ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ रहा है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? वो नस को पतला कर देता है। नस को क्या करता है? पतला करने का मतलब कि नसवा इतना मोटा है, मान के चलिए कि नस है, इतना मोटा है ये नस, तो क्या इसको पतला करके एकदम मैंने लीड के जैसा बना देता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है सो समझिए। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आपके शरीर में रक्त का बहने का जगह है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है
तो कोलेस्ट्रॉल करता क्या है उसको समझिए। कोलेस्ट्रॉल मान लिया जाए कि हो जाएगा ना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये यहां आकर के चिपक जाएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, चिपक रहा है। इस साइड से भी चिपकेगा और इस साइड से भी चिपकेगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अब बताइए, रास्ता जो ब्लड का जाने वाला है, रास्ता जो ब्लड का जाने वाला है, तो अब पहले था इतना फैल, पहले देखिए इतना फैल था, अब देखिए तो कितना फैल है, कम गया कि नहीं कम गया? रास्ता इसका पतला हो गया कि नहीं हो गया? और एक जगह देखिए जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो यहाँ रास्ता कोई जाम कर दिया है। यहाँ पे देखिए ना उजला लाल को सटा दिए हैं, हम सटाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जाम कर गया। जाम कर गया तो क्या हो गया, ब्लड को पार होने देगा या नहीं? हार्ट चौक करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको कहते हैं कि हार्ट अटैक कर गया। क्या करता है, हार्ट अटैक कर गया। तब उसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर लोग जो है आपका माने स्टील का बना हुआ नली होता है, समझे कि नहीं? इन नली को मशीन के माध्यम से ले जा करके है ना यहाँ पे घुसा देते हैं। क्या कर देते हैं, घुसा देते हैं। यानी कि आपका पहले से ये है, इसमें जाम है ये, यहां से यहां तक जाम है, तो यहां से यहां तक आपको क्या घुसा दिए, नली घुसा दिए स्टील का। अब यहां से ब्लड आसानी से पार होने लगा, समझे कि नहीं? तो उसको जो रास्ता बंद होता है तो उसको खोल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। अलग से क्या डाल करके, नली डाल करके, अलग से पाइप डाल करके, समझे कि नहीं? तो वही होता है हार्ट वाला बीमारी में। जब हार्ट ब्लॉकेज कर जाता है, तो हार्ट ब्लॉकेज होता है तो आपको है ना स्टील डाल दिया जाता है अलग से, माने नस से टाइप का रहता है, उसी में घुसा दिया जाता है। तो वह क्या करता है, थोड़ा नस को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। क्या कर देता है, चौड़ा। अब अगर नहीं इलाज करवाइएगा तब यहां से ब्लड जाएगा ही नहीं, और जाएगा नहीं तो पंपिंग होगा ही नहीं, और आपका एकाएक मृत्यु हो जाएगा। हार्ट आपका चौक कर जाएगा, 1 मिनट के अंदर में आप समाप्त हो जाइएगा। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल सर बढ़ता कैसे है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जितना भी आप तेलीय पदार्थ खा रहे हैं, जो तेल से छना हुआ पदार्थ है ना, रिफाइन में छना हुआ पदार्थ है, आपको जो घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, इन चीजों से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता, खास करके तो उससे और अत्यधिक जो सर्दियों के दिन में जम जाते हो। जैसे आप देखिए घी सर्दी के दिन में जमता है कि नहीं जमता है, तो वो आपके शरीर में भी जमा देगा, समझे कि नहीं? नारियल का तेल आप खाते हैं है ना, तो नारियल भी आपके शरीर के अंदर में जाकर कुछ जमाएगा। जो जमेगा जाड़े के दिन में वो तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा और घातक है। वैसे आप जो खाते हैं समोसा, आप जो खाते हैं भभरा, आप जो खाते हैं तेल में छना हुआ पूरी, आप जो खाते हैं पूरा बढ़िया बढ़िया लगन के दिन में है ना एकदम तेल से ऊपर छहलाया हुआ सब्जी, ये सीधे सीधे आपको मौत का दावत है कि नहीं? आप उसको नहीं खा रहे हैं, वही आपको खाने वाला है। और जब आपकी उम्र 40 से पार करेगा है ना, आप 45-50 वर्ष के होइएगा, उससे ऊपर का होइएगा, तो आपको अटैक करेगा, है कि नहीं? और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतना होना चाहिए। प्रत्येक मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ब्लड में है, लेकिन मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तब क्या करें सर? तो उसको खाएं कि नहीं खाएं? खाना है तो फिर उसका भी तरीका है, आप खाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि वह जमने ना पाए बल्कि टूट जाए। वह क्या हो जाए, टूट जाए। इसके लिए आप दौड़िए, इसके लिए इतना शारीरिक मेहनत कीजिए है ना, कि ये जो भोजन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्टोर ही नहीं हो पाए, वह क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, टूट जाए। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं सर? तो भोजन आप कुछ कीजिए, लेकिन भोजन करने के बाद आराम मत कीजिए। रात में तो भोजन करिए ही नहीं। अगर आप अपने जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप रात में भोजन करिए ही मत। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त, आपका शरीर भी पस्त हो जाना चाहिए, भोजन नहीं होना चाहिए। आपको दिन में जितना खाना है उतना खाइए। क्यों? क्योंकि रात में हम लोग भोजन करने के बाद आराम करते हैं, और भोजन करने के बाद अगर आप आराम करिएगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। इसलिए रात में भोजन न कीजिए तो ज्यादा अच्छा।
कीजिए भी तो थोड़ा सा, जहां आप 8 रोटी खाते हैं 1 या 2 रोटी ही खाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आओ हुमच करके रतिये में खाते हैं कि अरे भैया रेस्ट है ना, रात में तो सोना ही है, लाओ जितना है बचल खुचल सब खा जाएंगे। और भोजो भात जो होता है रतिये में होता है। आज हो जैसे 13 तारीख के लगन बहुत है कि नहीं, इतना लगन है, सबके मिजाज चटपटा रहा। देखिए उसके बगल में है, उसका भी मिजाज एकदम सुगंध दे रहा होगा, पूरी के बूंदिया के है ना, हो बगल में। हाँ हाँ देखिए कह रहा है सर, पूरी है, बूंदिया है, मिठाई है, 4 रंग के सब्जी है कि नहीं। अब सब जगह तो एक ही चीज मिलेगा आपको। हर एक बाराती में जाइए, गरीब के यहाँ जाइए, अमीर के यहाँ जाइए, मिलेगा क्या चीज। देखिए आपको बता देते हैं क्या क्या चीज मिलेगा। पूरी या कचौड़ी, एगो लिट्टी आ एगो चोखा, एगो पुलाव आ एगो दाल, सबके यहाँ आ एगो पनीर, चाहे मटर के साथ रहे चाहे खोआ पनीर रहे, वो सबके यहाँ मिलने वाला है। तनी एडवांस और ज्यादा है तो तनी 3 रंग के सब्जी बना दिए, एगो तनी मशरूम का भी बना दिए, एगो तनी मिक्स वेज भी बना दिए, समझे कि नहीं। आ एगो थोड़ा मैंने देसी सब्जी बना लिए। हाँ कर लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, आगे आ रहा है, हाँ हो रहा है। चलिए तो आपको कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करना होगा, समझे कि नहीं। कुल मिला जुला करके मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना होगा। और इसमें क्या रहता है ब्लड में, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके ब्लड में, देखिए हम इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कर लेते हैं, साइड। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा भी कर दिए हैं। अब इसके चूंकि आगे हमको पढ़ाना है, छोटा नहीं कीजिए, खाली साइड कर दीजिए, है कि नहीं। सारा चीज इसमें एक ही बोर्ड में ये वाला हट जाए, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। आप देखिए सारा चीज आपको हटा दिए हैं इसमें बोर्ड पे। अब देख लीजिए क्या है इससे, और क्या क्या चीज होता है इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। आपका जो है इसमें देखिए और क्या है भैया, तो और है इसमें देखिए हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आपको जानना चाहिए कि ब्लड में हीमोग्लोबिन एक ऐसा चीज है, जैसे आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ना तो आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, आपकी चुस्ती फुर्ती क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। देह मंझुआने लगेगा, अपने आप जो है सही खुलने लगेगा मुंह। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही मुंह खुलता है। आप जम्हाई लेते हो, जम्हाई लेते हो तो क्या करते हो, जम्हाई हम लोग क्यों लेते हैं, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन आवश्यकता से कम हो जाता है तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, आप ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा लेने के लिए मुंहवा को फाड़ देते हैं। मुंहवा को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, है कि नहीं। और कैसे करते हैं आप लोग को ध्यान में है, जब जम्हाई लेते हैं तो ऐसे से करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप जम्हाई जो लेते हैं तो देखिएगा क्या होता है, मुंहवा से आप खींचते हैं ऑक्सीजन, पूरा कस के खींचते हैं ऑक्सीजन, समझ में आ गई बात। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक क्या कीजिएगा, मुंह को खोल दीजिएगा। हीमोग्लोबिन करता क्या है, देखिए आपको हम सारा चीज बता देंगे। हीमोग्लोबिन मेल में होना चाहिए, याद रखिएगा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना होना चाहिए, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना ही चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपका शरीर से चुस्ती फुर्ती समाप्त हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, समझे कि नहीं। आपका शरीर अहदी टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं। आपका जो है एकदम शरीर का अंग अंग दुखाएगा, क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है आपके शरीर में। लाओ 3 गो तकिया रे, है कि नहीं, 3 गो तकिया पर माथा लेके सुतिएगा। कुछ कोई कह दिया गार्जियन काम करने के लिए, आपसे काम नहीं होगा। मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन आपके शरीर का डाउन कर गया है कि नहीं। आप अपने घर के छोटा सा दुलारा सा प्यारा सा बच्चा को देखिए, देखिए आपके यहाँ बाबू भी है यहाँ बगल में, देखिए अस्थिर से रहता है क्या,
न रहेगा स्थिर से। वो कभी तोरा हिजुन चल जाएगा, फिर से उधर चल जाएगा, फिर से 3 तल्लों पर पहुंच जाएगा, नीचहू आ जाएगा, कहीं भी चल जा रहा है। का है तो उसके शरीर में ना हीमोग्लोबिन एकदम 14 ग्राम से पार कर रहा है, समझे कि नहीं? हजा करके हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, समझे कि नहीं? जैसे आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो थक गए, आप 2 बजे से आए हैं पढ़ने के लिए। आप कितना बजे से आए हैं? 2 बजे से। आप 2 बजे से आए हैं, अभी 1 घंटा पढ़े हैं, देहिए भरा रहा है। हम सुबह 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, अभी आप चले जाइएगा तैयो पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और लगातार बोल करके पढ़ाते हैं, बोल करके पढ़ाते हैं ना। तो हमारे शरीरिया में हीमोग्लोबिनवा एकदम 14 ग्राम जो है ना, उफान मार रहा है। क्या कर रहा है? उफान मार रहा है। कभी भी हमको जम्हाई लेते देखे हैं? कभी भी हमको अस्कतियाते हुए देखे हैं? कहीं हम बीमार पड़ते हुए हमको देखे हैं? काहे? तो पूरा हीमोग्लोबिन हजा के भरल है। काहे? तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा, आयरन। तो अब आप शरीर को नोच के देखेंगे, कहने लोहा है, तो देखिए लोहा ऐसे नहीं मिलता है आपको। लोहा इतना न सूक्ष्म होता है हमारे शरीर में, इतना न सूक्ष्म होता है कि वह अपनी अवस्था को बदल देता है। वह अपनी अवस्था को क्या कर देता है? बदल देता है। लेकिन अगर पूरे शरीर के लोहा को अगर एक जगह किया जाए तो खूब बढ़िया 1.5 से 2 इंच की कांटी बन जाएगा। इतना लोहा हमारे शरीर में, जैसे पालक में लोहा पाया जाता है, आप केला खाते हैं उसमें भी लोहा पाया जाता है, समझे कि नहीं? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम, तो आयरन का कमी हो जाएगा। आयरन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी की वजह से आपके शरीर में कोई बीमारी होगा, एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। क्या चीज की बीमारी हो जाएगी? एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब औरत लोग के है ना, लड़की लोग के खूनवा तो एकदम में वास्तव में कम रहता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, हीमोग्लोबिन में कम बताएगा। कितना हीमोग्लोबिन है सर? तो 10 ग्राम। ले, होना चाहिए कितना? 13 ग्राम। अहदी अलाय हो जाता है सब, समझे कि नहीं? अहदी अलाय हो जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज्यादा होना चाहिए, 14 ग्राम। आवश्यकता से भी अधिक नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो फिर कैंसर हो जाएगा। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? तो याद रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 ग्राम। किसमें? पुरुष में, है कि नहीं? और अगर आपको पढ़ने में सुस्ती आता हो, जम्हाई आता हो, मन नहीं लग रहा हो, तो आप इस बात को जान लीजिएगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। समझ में आ गया बात? हीमोग्लोबिन की कमी, आप समझिए ध्यान से। हीमोग्लोबिन की कमी, लोहा की कमी, आरबीसी की कमी, रक्त की कमी, समझे कि नहीं? रक्त की कमी हो गया, कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। चुस्ती फुर्ती खत्म, सुस्ती जैसा मिजाज लगेगा, दिन भर जम्हाई आते रहेगा, मुंह बड़का बड़का फाड़िएगा। अब मान के चलिए, देखिए एक आदमी को जम्हाई आता है तो अगले बगल सबको काहे आने लगता है जम्हाई? तो आप पर ऑक्सीजन वायुमंडल में जो है, कोई व्यक्ति ज्यादा खींच लेगा, कोई व्यक्ति ज्यादा खींचा कस के, तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? कम जाएगी। तो फिर बगलवो वाला के लगेगा कि अरे हमारा पास कम आ रहा है ऑक्सीजन, तो वो भी खींचने के लिए जोर से खींचेगा। तो एक मुंह फाड़ेगा, बस ये भी फाड़ना शुरू, वो भी फाड़ना शुरू, वो भी फाड़ना शुरू, वो भी फाड़ना शुरू, सब फाड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी के जम्हाई आएगा। और ऑक्सीजन की कमी होगा तो बेहोशी होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन की कमी होगा तो बेहोशी होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीजन की कमी होगा तब बेहोशी होना शुरू हो जाता था, आपको जम्हाई आने लगता है। क्या लग रहा है? जम्हाई आ रहा है, सूतेगा अब, और बेहोश हो रहा है, सूत नहीं रहा, क्या हो रहा है? बेहोश। समझे कि नहीं? इसलिए जम्हाई आने के बाद अधिकांश आदमी क्या हो जाता है? सो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है। समझे कि नहीं? और सोने में लंबा लंबा सांस लेते हैं, देखिए सोते हैं तक, है कि नहीं? जागा हुआ आदमी कम मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है, और सोया हुआ आदमी एक के बार में टानेगा ढेर सारा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये हो जाता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग एक चीज है, हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र भी पढ़ेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। याद है? याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे इसको थोड़ा देरी के बाद। की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अभी याद रखिएगा खाली नाम, पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। विलियम हार्वे ने। क्लियर हो गया?
विलियम हार्वे ने। अब देख लीजिए, ये जो ब्लड है इसका काम क्या है भाई, ब्लड का काम क्या है, तो ध्यान से समझिए। ब्लड का काम हम थोड़ा पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं? ब्लड का काम। देखिए ध्यान से, इसको छोटा छोटा कर दिए हैं। और अब हम यहां पे पढ़ा रहे हैं ब्लड का कार्य। ब्लड का कार्य देख लीजिए। देखिए, ब्लड का कार्य है ताप नियंत्रण करना। आपके शरीर में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उस ताप को बरकरार रखना, यानी कि उसको नियंत्रण रखना किसका काम है? ब्लड का। क्योंकि ब्लड जो भी चीज गति करेगा तो उसमें उष्मा निकलेगी। जो भी चीज गति करेगा उसमें से क्या निकलेगा? उष्मा। और उष्मा का मतलब क्या है? गर्मी प्रदान करना। आप हाथ को रगड़ कर देखिए, रगड़िएगा तो धीरे धीरे आपका हाथ गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गर्म। जो भी चीज गतिशील अवस्था में होगा वह क्या करने लगेगा? गर्मी प्रदान करने लगेगा। तो आपके शरीर में भी ब्लड दौड़ते रहता है। क्या रहता है? दौड़ते रहता है। 120 के स्पीड से निकलता है, 80 के स्पीड से आता है, तो यह एक गति करता है। इस गति की वजह से आपके शरीर में उष्मा की उत्पत्ति होती है, और यह उष्मा आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करने में, है ना, भरपूर मदद करती है। इसलिए ब्लड का सबसे पहला काम है ताप को नियंत्रण करना। ताप नियंत्रक। क्या काम है इसका? ताप नियंत्रण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? और जोर से बोलो कि सब कुछ सुनाई दे। कोई दिक्कत? हाँ, ताप नियंत्रण करना। और इसका क्या काम है ब्लड का? तो अभी आप लोगों ने पढ़ाए थे ना कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। कहां पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सारा चीज, सारे पोषक पदार्थ तैयार होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो ये पोषक पदार्थ कहां जाएंगे? सभी कोशिका तक पहुंचेंगे, सभी अंग तक पहुंचेंगे जिनको जरूरत होगा। तो उस पोषक पदार्थ को ले जाने वाला कौन है? ब्लड। कौन है? तो ब्लड। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है कि नहीं करता है? तो इसको लिखेंगे कि ब्लड जो है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए। आपको हम पढ़ाए थे फेफड़ा श्वसन में, चैप्टर नंबर 2 में। अब फेफड़ा के ठीक बगल में क्या बैठा हुआ है? ब्लड में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वायु कोष्ठक से क्या चीज को ले लेता है? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को लेकर के कहां पहुंच जाता है? प्रत्येक कोशिका तक। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो जब प्रत्येक कोशिका तक वो पहुंच गया लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गया लेकर के, तो वहां पर सबको जब ऑक्सीजन दिया तो कोशिका उसको वापस क्या लौटाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजनमा को फेफड़ा से ले जाता है कोशिका तक, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड उठा करके कहां तक पहुंचा देता है? फेफड़ा तक। तो ऑक्सीजन के ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये भी काम किसका है? ब्लड का। किसका काम है? ब्लड का। किसका काम है? ब्लड का। तो हम लिख सकते हैं कि ब्लड का कार्य है गैसों, खास करके कौन गैस? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का क्या करना? परिवहन करना। क्या करना? परिवहन करना। परिवहन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परिवहन करना बोलिए। परिवहन का काम है कि नहीं है? बोलते जाइए। है। और इसका क्या काम है? तो भैया खाली पोषक पदार्थ का परिवहन करेगा, और हमारे शरीर में खराब का पदार्थवा को भी तो बाहर निकालना है। तो वो क्या लेके जाएगा? ब्लड। वो क्या लेके जाएगा? ब्लड। यानी कि उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। आ गया समझ में? परिवहन करना किसका काम है? ब्लड का। आप देखिए तो मोटा मोटी तौर पर ब्लड के बारे में इतना पढ़ाए तो कितना बच्चों को समझ में आ गया? आप लोगों को आया समझ में? इतना सारा चीज है। अब हम लोग ब्लड का संघटक पढ़ते हैं। ब्लड का संघटक का मतलब क्या चीज हुआ? संघटक का मतलब हुआ कि भैया ये ब्लडवा बनता कैसे है कि नहीं? आखिरी ब्लड बना कैसे, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो ये ब्लड का ये पार्ट हो गया, है कि नहीं? अगला देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड बनता कैसे। संघटक। ब्लड बोले तो रक्त,
ब्लड बोले तो रक्त, है कि नहीं? देखिए, ब्लड में दो चीज होता है, ब्लड दो चीज से बनता है, ठोस और द्रव से। एक उसमें लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है कि नहीं? ब्लड में क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट, एक क्या होता है? लिक्विड पार्ट, और एक होता है सॉलिड पार्ट। क्या होता है? सॉलिड पार्ट, है ना? लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में कौन चीज आता है? तो लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा याद रखिएगा, लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में क्या होता है? तो रुधिराणु। सॉलिड पार्ट में क्या होता है? रुधिराणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो इसमें रहता है कार्पल्स, है कि नहीं? कार्पल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कार्पल्स। कार्पल्सी को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु। क्या कहते हैं? रुधिराणु। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इस रुधिराणु में 3 तरह का चीज रहता है। इस रुधिराणु में कितना तरह का चीज रहता है? 3 तरह का। एक होता है आरबीसी। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रेड, बी से हो जाएगा ब्लड, और सी से हो जाएगा कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे लाल रक्त केशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, लाल रक्त केशिकाएं। आगे समझ में? एक को कहते हैं WBC। WBC का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त केशिकाएं। श्वेत रक्त केशिकाएं, आ रहा समझ में? और एक चीज होता है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। 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 प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु। अब यहां पे देखिए, बहुत बढ़िया से समझिए सारा बात। तो आपको ब्लड में, ब्लड कैसे बनता है? तो 2 चीजों से, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आता है? प्लाज्मा। इसकी मात्रा ज्यादा होती है। कितनी होती है इसकी मात्रा ज्यादा? तो ये लगभग आपको 55% होगा। कहीं कहीं 60 भी लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं। अब 55% ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 45%। क्योंकि परसेंटेज फुल मिलाकर के होना चाहिए 100। फुल मिलाकर के कितना होना चाहिए? 100। तो ये 55, तो 45, अगर ये 60, तो ये 40। अगर नहीं ना हो सकता है, इसकी मात्रा ज्यादा ही होगी। हमेशा प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? बोल भी नहीं करता है, प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होता है। अब पहले लिक्विड पार्ट को हम लोग देख ले बढ़िया से, तब इस वाले पार्ट को देखेंगे बढ़िया से, ठीक है? तो अभी हम लोग किस पार्ट को देखेंगे? प्लाज्मा वाले पार्ट को। कोई दिक्कत? तो प्लाज्मा वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। आप इस बात को समझे, मतलब लिक्विड पार्ट का मतलब होता है तरल भाग। क्या होता है? तरल भाग। समझे कि नहीं? लिक्विड पार्ट का मतलब क्या होता है? तरल भाग। और सॉलिड पार्ट का मतलब होता है ठोस भाग। कौन सा भाग? ठोस भाग। जैसे आप देखिए, चाय आप बनाते हैं, तो चाय में भी तरल भाग और ठोस भाग होता है कि नहीं? जैसे आप बताइए हमको, आप दूध लेते हैं, तो दूध क्या है? तरल भाग है। आप जब उसमें चीनी डालते हैं, आप जब उसमें चाय पत्ती डालते हैं, आप जब उसमें इलायची डालते हैं, तो चाय पत्ती, चीनी, इलायची ठोस भाग है। और दूध क्या हो गया? लिक्विड भाग है ना, तरल भाग। तो वही दूधवा जो है वही प्लाज्मा है इसमें। जैसे चवा में दूध है, वैसी खुनवा में प्लाज्मा है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? अब देखिए, इस प्लाज्मा को आप 55% को 100% मान लीजिए। प्लाज्मा क्या क्या चीज रहता है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज रहता है, इसको समझिए। तो प्लाज्मा को आप मान लीजिए 100%। समझे कि नहीं? 100% मानिएगा तो उस 100% में 90% जल होता है। यानी कि प्लाज्मा का प्लाज्मा 55% है, इसका 55% है। इसको फुल मान लीजिए 100%।
तो 100% का 90% भाग जल है प्लाज्मा में। क्या है? जल है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में क्या क्या, प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर के बना है? तो जल। जल कितना है? 90%। कितना परसेंट है? 90%। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छा बात है। आगे देखिए इसमें और क्या रहता है। देखिए इसमें जो रहता है ग्लूकोज रहता है, लेकिन अल्प मात्रा में रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितना रहता है? अल्प मात्रा में, न के बराबर। कितना रहता है? न के बराबर। मैंने कहे तो 1% भी नहीं, 0.18%। कितना होता है? 0.18% इस प्लाज्मा में, न के बराबर। समझ में आ रही है बात ना? तीसरा चीज इसमें क्या रहता है? तो तीसरा चीज इसमें रहता है प्रोटीन। क्या रहता है इसमें? प्रोटीन। तीसरा चीज इसमें रहता है प्रोटीन। कौन कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जाता है? तो इसमें 3 तरह का प्रोटीन रहता है। कितना तरह का प्रोटीन? 3 तरह का है ना। 2 गो जमाने वाला और 1 गो जमने न देने वाला। 2 गो जमा देने वाला, ब्लड को जमाने वाला, और 1 गो जमाने वाला नहीं, उसका उल्टा रहता है। 3 तरह का प्रोटीन इसमें रहता है। देखिएगा ध्यान से। पहला प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। एकदम याद कर लेना है इसको। फाइब्रिनोजेन। क्या रहता है प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन। एक रहता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या रहता है? प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान से समझिएगा, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो है, ये दोनों मिलकर के एक ही वादा करता है, हम लोगों को मौका मिलेगा तो तुम्हें बता देंगे सनम कि जमता कैसे है कि नहीं। इन लोग दोनों यही फेरा में रहता है कि ब्लड को कैसे जमा देना है। यानी कि इन दोनों का वर्क है क्या चीज? ब्लड जमाने का। ब्लड जमाने का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक और प्रोटीन है इसमें पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो अकेले कहता है कि हम शरीर के अंदर में ब्लड जमने नहीं देंगे। शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देंगे। पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी चिंता मत करो। अभी खाली जानो कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज होता है। जमने नहीं देंगे। क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा, प्लाज्मा के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज रहता है? तो 90% जल, थोड़ी बहुत मात्रा ग्लूकोज की, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कितना तरह का प्रोटीन पाया जाता है? 3। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। समझ में आ गया बात? अब स्थिति को समझिए। आप समझिए, आपका जब डॉक्टर बीमारी की जांच करता है तो आपके शरीर से ब्लड ले लेता है। क्या ले लेता है? ब्लड। जांचता है कि इसके शरीर के अंदर में कौन सा रोग है और कौन सा रोग नहीं है। इसका पता लगाने के लिए ब्लड। आपने कभी जाना कि यह ब्लड क्यों लेता है? नहीं। जान लीजिए, तो ब्लडवा को क्या करता है पता है? उसमें से ये जो फाइब्रिनोजेन है, क्या किया? फाइब्रिनोजेन है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन है। तीनों क्या है? प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजेन को क्या करता है कि इस प्लाज्मा से अलग कर देता है। फाइब्रिनोजेन को क्या कर देता है? अलग। और जैसे ही अलग कर देता है तो प्लाज्मा हो जाता है एकदम पानी की तरह पतला। इसको हटाएगा तो और हो जाएगा पीला। प्लाज्मा तो ऐसे भी पीला होता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन को जब हटा देगा, फाइब्रिनोजेन को क्या कर देगा? हटा देगा। तो फाइब्रिनोजेन के हटाने की वजह से उसमें और ज्यादा पीलापन आ जाता है, और वह कैसा हो जाता है? पंचोछराइन। कैसा हो जाता है प्लाज्मा? पंचोछर। प्लाज्मा कैसा हो जाता है? पंचोछर। पंचोछर समझते हैं ना? जैसे दूध है तो खांटी दूध है,
अब वो दूध 1 लीटर आप लिए हैं, उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए तो पंचुछुर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा पंचुछुर। तो अगर मान के चलिए कि फाइब्रिनोजेन को हटा दीजिएगा, तो फाइब्रिनोजेन के जैसे ही हटाइएगा तो वह ब्लडवा क्या हो जाएगा? पंचुछुर। अब पंचुछुर हो जाएगा तो उस पंचुछुर को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीरम। 1 मिनट देखिए यहां पे, अच्छा लिख देंगे बाद में। इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सीरम। और वही सीरम वहां से पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। क्लियर हो गया? तो अगर हम इस बात को लिख देंगे कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, तो कोई दिक्कत है? जोर से बोलो। इतना तेजी से पढ़ा रहे, दूसरा जगह पढ़ाते तो बाप रे बाप गर्दा गर्दा हो जाता है, लेकिन हम भकुआ जगह में हैं, हम है कि नहीं? फाइब्रिनोजेन रहित, फाइब्रिनोजेन रहित, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम। सीरम कहा जाता है। और इसी सीरम से क्या होता है? बीमारियों की जांच। इसी सीरम से क्या होता है? बीमारियों की जांच। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई बात? तो आप लोगों ने प्लाज्मा के बारे में बहुत अच्छा से समझ लिया। अब हम लोग जरा सा ठोस भाग में इन तीनों के बारे में बढ़िया से समझते हैं। किसके किसके बारे में बढ़िया से समझते हैं? आरबीसी, देखिए ध्यान से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में बहुते ध्यान से समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, अब इतना तो नहीं लिखेंगे कि रेड ब्लड कार्पल्स, ये तो आप लोग जान रहे हैं, इसका पूरा नाम आप लोग जान रहे हैं, तो वो लिखवाइए भी मत और जान लीजिए। हाँ, इसका टेक्निकल नाम आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल नाम बोलिए या बायोलॉजिकल नाम बोलिए। आरबीसी को, लाल रक्त केशिकाओं को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या है इसका टेक्निकल नाम? एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, इसका टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। समझ में आ रही है बात? डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, इसका टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त बिंबाणु, लेकिन इसका टेक्निकल नाम है थ्रम्बोसाइट। क्या नाम है इसका? थ्रम्बोसाइट। ये नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये नाम आपका कैसा होना चाहिए? रटा हुआ। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट, एकदम रट लीजिए इस नेम को। समझे कि नहीं है? अभी आप ध्यान से समझिए, इसको नाम याद रखिएगा। आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा सॉलिड पार्ट का कि लिक्विड पार्ट का? बोलिए, नहीं निकल रहा है। लिक्विड पार्ट का। चूंकि ये देखिए ये 45% है, आई कितना है? 55%। तो निश्चित है कि प्लाज्मा ज्यादा मात्रा में है, ब्लड में प्लाज्मा ज्यादा मात्रा में है। अब रह गया रुधिराणु की चर्चा कर रहे हैं। तो रुधिराणु में, यहां ध्यान से समझिएगा, ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, रुधिराणु की बात कर रहे हैं। यानी कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? आरबीसी की, एरिथ्रोसाइट की। किसकी होगी? एरिथ्रोसाइट की। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 50 लाख। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 50 लाख। कहीं कहीं किताब में इसको दिया हुआ रहता है 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 50 लाख। क्लियर हो गया? तो इसको 50 लाख बोलिए या 5 एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा कौन है इसमें? तो आरबीसी। कितना है? 50 लाख। बोले तो इन तीनों में 95% अकेले। कैसे? तो देखिए अभी आगे बताते हैं। अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात कीजिएगा तो डब्ल्यूसीबीसी हमारे शरीर में 10,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10,000। अब सोचिए ना, ये कहां बात कर रहे हैं? लाख की। 1 लाख 2 लाख की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं 50 लाख की। उसकी तुलना में कितना है? 10,000। उसकी तुलना में कितना है? 10,000। बहुत कम है।
अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इसकी मात्रा आपके शरीर में कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। कितनी लाख होनी चाहिए? 2 लाख। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी कम है। तो अब बताइए ना, अब 50 लाख ज्यादा कि 10,000 ज्यादा कि 2 लाख ज्यादा? 50 लाख बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरे रुधिराणु का अकेले 95% है। अकेले कितना परसेंट है? ये 95% है। आ गया समझ में? इतना ज्यादा इसकी मात्रा है। तो अगर यहां पे क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा कि ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा? तो प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा। लेकिन रुधिराणु में किसकी मात्रा ज्यादा? आरबीसी की मात्रा ज्यादा। दिमागवा नहीं है यहाँ क्या? आरबीसी में किसकी मात्रा, रुधिराणु में किसकी मात्रा ज्यादा? आरबीसी की मात्रा ज्यादा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब जीवन काल की बात करें। किसकी बात कर लीजिए? जीवन काल की। कौन कितना दिन जीवित रहता है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जीवन काल मैक्सिमम कितना है? तो इसका जीवन काल है मैक्सिमम 120 दिन। इससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसके बाद ये मरेगा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे थोड़ा देरी के बाद। समझे कि नहीं? तो 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। कम से कम कितना दिन जिंदा रहता है? तो 20 दिन। मैक्सिमम कितना दिन जिंदा रहता है? 120 दिन। आ गया समझ में? जोर से बोलिए। अब डब्ल्यूबीसी का हम लोग देखेंगे तो इसका जीवन काल मैक्सिमम कितना है? 4 दिन। इसका मैक्सिमम कितना है? 4 दिन। कम से कम एक के दिन में ही मरता है। रोज जन्म लेता है, रोज मरता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 4 दिन। क्लियर हो गया? इसका जीवन काल की अगर चर्चा कीजिए तो इसका जीवन काल अधिकांश माने अधिकतम 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। क्लियर हो गया? कौन कितना दिन जिंदा रहता है समझ में आया? अगर इतना तक समझ में आ गया तो अब हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में थोड़ा और बढ़िया से जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो चलिए अगला पार्ट में हम लोग लिखते हैं, है ना, समझते हैं इन तीनों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से। कैसे समझते हैं? बहुत विस्तृत तरीके से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर हम आपको यहाँ पे बताएं। कोई डाउट? नो डाउट? तो चलिए हम लोग पहले आरबीसी को देख लें। हम लोग किसको देख लेते हैं? आरबीसी। चलिए आरबीसी लाल है तो लाल से लिखते हैं। आरबीसी कैसा है? लाल। तो पूरा लाले से इसको रंगेंगे हम आज, है ना। आरबीसी को देखते हैं ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिए। अगर आरबीसी के बारे में हम लोग देखें और आपसे कोई पूछे आरबीसी बोले तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, मैंने टेक्निकल नाम अभी हम लोगों ने क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट। तो बगल में लिख दीजिए इसका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। कोई दिक्कत? एरिथ्रोसाइट। इसके आकार के बारे में कहेंगे तो ये एगो चॉकलेट आता है गोल, और में धंसल रहता है दोनों साइड से। इधर से भी इसे गाल है ना, गाल और दोनों साइड से धंस जाए, खत्म नहीं लगता है। हालांकि अच्छा चीज नहीं है लेकिन धंस जाता है। तो इसका देखिए धंस गया, है ना। तो वो इस टाइप का रहता है आरबीसी। आरबीसी मैंने जैसे गोल है और बीचों में धंस गया। बीचों में क्या हो गया? धंस गया। यानी कि गोल चपटा, गोल बीच में चपटा, बीच में चपटा, ऐसे लिख देते कोई दिक्कत है? गोल बीच में चपटा। समझे कि नहीं? ये इसकी आकृति है। आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे इस तरह से, उसको क्या करेंगे? बोलेंगे, है ना। ये अच्छा, गोल और बीच में चपटा, इसको कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है अभ्यावतल। क्या कहा जाता है? अभ्यावतल, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं उभयावतल, है कि नहीं? उभयावतल। इसकी साइज को ऐसे बोलिए। आ गया समझ में? आपके बुक में यही लिखा हुआ रहेगा इसकी आकृति, ठीक है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा, जैसे जैसे कहां जाइएगा? ऊंचाई पर, आसमान की ओर जाइएगा, तो ऊंचाई पर जाने के बाद आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है, फूल जाता है वो। क्योंकि हवा का प्रेशर क्या होने लगता है? धीरे धीरे कमने लगेगा। तो ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा उसका, यानी कि फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने से
आकार इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका आकार बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसका आकार बढ़ जाता है। और क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, और क्या होता है देखिए, आरबीसी में दो चीज नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बात समझ लीजिए, केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक। कोशिका के ब्रेन को केंद्रक ही कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, केंद्रक को। एक पास ब्रेने नहीं है, और जिसके पास ब्रेन नहीं है उसको पगला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पगला। तो इसके पास केंद्रक है ये नहीं है, तो ये बौड़ा है, आरबीसी संख्या में ज्यादा है, और क्या है, पगला है। काहे पगला है, तो इसके पास केंद्रक नहीं है, इसके पास केंद्रक नहीं है। अगर आपके शरीर से, आपके ब्लड से है ना, कोई आरबीसी ले ले, क्या ले ले, आरबीसी, तो क्या उससे आपका डीएनए का पता चल सकता है, कभी नहीं पता चलेगा। काहे नहीं डीएनए का पता चलेगा, तो चूंकि उसके पास केंद्रक नहीं है। चूंकि केंद्रकवे के हौड़ते हैं, अरे केंद्रकवे के पूरा हौड़ते हैं तो उसमें क्रोमोसोम निकलता है, और क्रोमोसोमवा के हौड़ते हैं तो डीएनए निकलता है, और डीएनए के हौड़ देते हैं। हौड़ने का मतलब समझते हैं, हौड़ने का मतलब एकदम अंदर जा के खोजना, अंदर जा के क्या करना, खोजना। जैसे गरैया नुकायल रहता है कहाँ, जमीनिया में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पनिया को एकदम मोटर लगा करके हटा देते हैं, और जैसे ही तनी सुन पनिया बनता है ओकरा बाद पैरवा को ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऐसे लपेट करके, और मार ऐसे ऐसे हुकोड़ देते हैं। तो हुकोड़ने से क्या होता है, कदैया और पनिया एक हो जाता है। अब गरैया जो नीचे जमीनिया में बैठल था वो आकर के लुबलुबाए लगता है, हमको पकड़ के ले चलो खा जाओ, है कि नहीं। अपने अपने गरैया निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो वही जब केंद्रक को हौड़िएगा तो क्या निकलेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हौड़िएगा तो क्या निकलेगा, डीएनए। डीएनए को हौड़िएगा तो आरएनए और जीन निकलेगा। ये नहीं है तो डीएनए का पता लगाया जा सकता है, नहीं लगेगा। तो कोई पूछेगा कि क्या आरबीसी ले करके कोई आपके डीएनए का पता लगा सकता है, नहीं। एकरा पास केंद्रक भी नहीं है और लाइसोसोम भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। अब लाइसोसोम नहीं है तो कोशिका में पढ़े होंगे, लाइसोसोम क्या करता है कि कोई कहीं मर जाता था तो उसको खा जाता था। अब खाही वाला ही नहीं है, खाही वाला इसको कोई नहीं है, तो ये मर जाता है तो कहां जाता है, इसको कोई खाए वाला नहीं है तो चल जाता है अस्प्लिन में। कहां चल जाता है, अस्प्लिन में। कहां चल जाता है, अस्प्लिन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जोर से बोलो। हो रहा है क्लियर। आरबीसी ज्यादा कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा कि प्लेटलेट्स ज्यादा, आरबीसी ज्यादा। आरबीसी कितना है, रुधिराणु में कितना हो जाएगा, 95%। रुधिराणु का कितना परसेंट है, रुधिराणु का 95% है, याद रहेगा। रुधिराणु का कितना परसेंट है, 95%। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। तो इसकी मात्रा ज्यादा है, हीमोग्लोबिन का दूसरा जगह रहेगा, इसी के पास न रहेगा जी। यानी कि ब्लड का सबसे मेन चीज हो गया ये, आरबीसी ब्लड का सबसे क्या हो गया, मेन चीज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आरबीसी सबसे मेन चीज हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर ब्लड है आपके शरीर में तो जम के आपके शरीर में आरबीसी है। आपके शरीर में अगर ब्लड है इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके पास आरबीसी है, और आरबीसी है इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन भी टाइट है आपके शरीर में। हीमोग्लोबिन टाइट है तो आपके शरीर में एफी भी खूब है जम के, लोहा भी खूब है, आयरन भी आपके पास खूब है। मतलब क्या हो गया, तो मतलब हो गया कि अगर लोहा की कमी शरीर में आपका तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी तो आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी तो ब्लड की कमी। आगे समझ में। इसकी कमियां से कौन सा रोग होता है, तो कमी से, इसकी कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। क्या चीज की बीमारी होती है, एनीमिया। तो डॉक्टर कहेगा लोहा खाओ, तो क्या कांटी खरीदे खाएगा, हाँ। पालक कहेगा खाइए खूब, केला खाइए खूब, समझे कि नहीं, एकदम अड़च करके भोजन कीजिए खूब। जिस जिस पदार्थ में लोहा पाया जाता है
आयरन की मात्रा पाई जाती है उसको डॉक्टर खाने के लिए बोलेगा। इसीलिए लेडीजवन को ज्यादा डॉक्टर क्या देता है, लाल रंग के दवाई की खाओ खूब इसको, ओकरा में आयरन बहुत रहेगा, है कि नहीं। इसको पास भैया क्या है, हीमोग्लोबिन में कम है, कैसे ऑपरेशन मा करे, है कि नहीं, तो मार खून चढ़ाएगा अलगे से। इसलिए इस शरीर को मजबूत बनाना है तो हरियर साग सब्जी, पालक खास करके एकदम जम के खाइए, है कि नहीं। और अगर इसका आरबीसी के शरीर में कमी हो गया मेरे भाई, तो आरबीसी की कमी से आपका शरीर सुस्त हो जाता है। विद्यार्थियों को आरबीसी कमना नहीं चाहिए। आरबीसी कमेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर से आपका चुस्ती फुर्ती गायब हो जाएगा। और आरबीसी रहेगा तो आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनल रहेगा। आरबीसी रहेगा तो चुस्ती फुर्ती रहेगा। आ गया समझ में, चुस्ती फुर्ती रहेगा, पढ़ने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। तो जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गार्जियन ध्यान से सुन लेना, बच्चों ध्यान से सुन लेना, जरा चेक करवा लेना एक बार ब्लड को, आपका आरबीसी कमजोर है, आरबीसी ठीक करो, पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। हाँ बजाओ, जोर से बजाओ, समझे कि नहीं। इसलिए आरबीसी को पहले ठीक कीजिए। क्या, किसको ठीक कीजिए, आरबीसी को। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी उजला है तो उजला से लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी उजला है तो उजला से लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो अब चलेगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। कहता है कि हम बुझाइबे नहीं करेंगे, हम इसको बुझा ना दे रहे हैं, तो बच्चा के दिमाग में ना घुसेगा, घुसाइए देंगे हम। ल्यूकोसाइट है कि नहीं। बायोलॉजी बहुत आसान है, बशर्ते ध्यान से समझना है इसको। समझ में आ रहा है अब। तो ल्यूकोसाइट समझ लीजिए क्या है। इसके आकार के बारे में बात करेंगे, तो चूंकि देखिए एक लाइन में आंसर इसका हम देते हैं भैया। ये हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का क्या है, बॉडीगार्ड। अब बॉडीगार्ड का कोई आकृति नहीं होता है, बॉडीगार्ड का कोई आकृति नहीं है। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड क्या करता है, कोई अगर आप पर हमला किया तो पहले ही उसको रोक देगा, पहले हमको आओ आओ हमरा से भिड़ लो, तब हमारे मालिक से भिड़ना। समझ में आ रही है बात। बॉडीगार्ड का ही ना काम है। आप अगर देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी को क्या करता है, आगे पीछे उसका बॉडीगार्ड घूमते रहता है, क्या है, कोई सटने नहीं देता है, अलगे रहो अलगे रहो, हटो हटो हटो। तो बस ये बॉडीगार्ड है। ल्यूकोसाइट जल्दी से किसी को सटने नहीं देगा। किसको सटने नहीं देगा, बीमारी को। ए सटेगा तू बुखार आया है, मार देगा कि घूम के नाच के गिर जाएगा, ही जे भाग जाएगा वो बीमारिया, है कि नहीं। सर्दी आ गया, ल्यूको आपका डब्ल्यूबीसी मजबूत है तो सर्दी बुखार जुकाम सबको सुखा देगा, भाग, है कि नहीं। और जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी नहीं है या कम है, वो बीमारिया है, वो क्या हो जाएगा, बीमारिया। अगर आप ज्यादा बीमार रहते हैं, मतलब साफ है, आप कुछ मत कीजिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाइए। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़िया रहेगा तो आप बीमार नहीं पड़िएगा। हमको कभी देखे बीमार पड़ते हुए, रोज पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, काहे नहीं बीमार पड़ते हैं। डब्ल्यूबीसी हजा हजा है। कैसे है डब्ल्यूबीसी, पूरा कस के है, कोई बीमारी शरीर में घुसेगा पहले ही से लड़ना शुरू कर देता है। आओ आओ फरिया देते हैं, आओ आओ थोड़ा दिखाइए देते हैं, लड़ जाता है। याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी आपको बीमारियों से लड़ता है। तो क्या है, ये बॉडीगार्ड है। आकार की इसकी चर्चा कर रहे थे, तो बॉडीगार्ड का कोई आकार नहीं रहेगा, भीड़ जाएगा सबसे, कोई आकार नहीं, जैसे तू आएगा वैसे फरियाएंगे, अनिश्चित। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कैसा होता है, अनिश्चित। इसका मूल काम क्या है, केंद्रक रहता है, तो हाँ केंद्रक इसमें रहता है, केंद्रक है तब दिमागवा है इसका, तब नहीं रक्षा कर रहा है। अरे भैया केंद्रक है मतलब दिमाग है, और दिमाग है, अरे ब्रेन, सेल का ब्रेन केंद्रक, और केंद्रक है मतलब दिमाग है, दिमाग है तब ना रक्षा कर रहा है कि कोई आएगा तो लड़ना है उससे, है कि नहीं। दिमाग नहीं रहेगा तो सब भिड़िएगा उससे फिर। तो केंद्रक है इसके पास। अगर आपके शरीर से कोई डब्ल्यूबीसी ले ले, ब्लड का डब्ल्यूबीसी ले ले, तो आपके डीएनए का पता लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात, आपके डीएनए का पता लग जाएगा, कोई दिक्कत है। जीवन काल तो इसका पढ़ाइए दिए, जीवन काल पढ़ा दिए ना, सारा चीज सब कुछ पढ़ा दिए इसका। चलिए देखिए
अब केंद्रक, केंद्रक किसका है? केंद्रक किसका क्या है? केंद्रक इसमें पाया जाता है। इसका मूल काम क्या है? WBC का रोग से रक्षा करना। इसीलिए इसका पहला लाइन में लिखे थे बॉडी गार्ड। इसका मूल काम क्या है? रोग से रक्षा करना, रोग से रक्षा करना। विद्यार्थियों का WBC एकदम होना चाहिए 10,000 से ऊपर। अगर आपको 10,000 से कम है तो भैया आपका दिक्कत है, वो हमेशा रोग होते रहेगा और रोग में आप पढ़ नहीं सकेंगे, समझे कि नहीं? अगर आपको नाक से नेटा चूते रहेगा तो पढ़ पाइएगा, बुखार लगा हुआ रहेगा पढ़ पाइएगा, आपको कोई बीमारी हो जाएगा पढ़ पाइएगा। तो एक विद्यार्थियों को चाहिए कि आपका WBC 10,000 से ऊपर होना चाहिए ताकि वह हमेशा बीमारियों से फाइट होता रहे उसको, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, पढ़ाई करने के लिए तीनों चीज की जरूरत है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का टाइट होना बहुत जरूरी है। अगर इस तीनों में से कोई एक चीज की भी कमी हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, चाहे आप कुछ भी रहिए। और अगर तीनों ठीक रहेगा तो आपका मन भी बैठल मन नहीं लगेगा, पढ़ने का इच्छा जाग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए विद्यार्थियों को ये वाला चैप्टर हुआ तो आओ घूमच के देखना चाहिए, समझे कि नहीं? विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, तो रोग से रक्षा करना। अब इसको, इस बात को समझिए, ये जो WBC है इसके प्रकार को समझिए ध्यान से, और यही ये पढ़िए आपको गुण निकल जाएगा। प्रकार को देखिए ध्यान से, है 6। इसका प्रकार कितना है? 6। लेकिन मुख्य रूप से काम है 3 गो का। मुख्य रूप से काम कितना है? 3 गो का। कौन कौन? तो इसमें है एक एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया? एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया? इसका काम है रक्षा करना। इसका क्या काम है? रक्षा करना। आपकी बॉडी को क्या करना है? रक्षा करना। एक होता है इसमें लिम्फोसाइट। क्या नाम है इसको? लिम्फोसाइट। देखिए आपको कुछ बात बताएंगे, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। लिम्फोसाइट इस सब के बारे में। लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट बोले तो इसकी आकृति ऐसे रहती है, टी तरह की। कैसे? टी तरह की। इसलिए इसको हम लोग टी सेल भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? टी सेल। क्या कहते हैं इसको? टी सेल। एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट। यही 3 गो जो है से प्रमुख है। और मोनोसाइट आकृति में बहुत बड़ा हो जाता है। काहे बड़ा होगा? खाएगा ज्यादा तो बड़ा होगा क्या दूसरा कोई, है कि नहीं? तो ये ज्यादा बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है तो बताते हैं। अब इसमें आता है एक ठो न्यूट्रोफिल। क्या है नाम इसका? न्यूट्रोफिल। इसका कोई खास वर्क नहीं है। न्यूट्रोफिल। एक हो गया एसिनोफिल, है कि नहीं? एसिनोफिल। एक हो जाता है, एक और नाम है जिसका नाम है बेसोफिल। क्या नाम है? बेसोफिल। इस सब का उतना यूज नहीं है। यही 6 चीज से बना है। क्या चीज? WBC। यही 6 चीजों से क्या बना है? WBC। लेकिन मुख्य रूप से इसमें कौन सा जरूरी है? ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एंटीबॉडी। बोलिए, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब होता क्या है? आपके शरीर में कोई तरह की बीमारी प्रवेश किया, कोई तरह की बीमारी, टीबी प्रवेश कर गया, समझे कि नहीं? टीबी, क्षयरोग, या मान के चलिए कि सर्दी, बुखार, खांसी, मलेरिया सब प्रवेश कर गया। ये एंटीबॉडिया है ना, एकदम समझिए कि जैसे ही कोई घुसा, बस ये पर एकदम, मतलब बोले ना कि बॉडीगार्ड है, ये खड़ा हो जाएगा। कहां रहे हो? आ रहे तुर मालिक पर आक्रमण करने। बोला कि कहां? हम तो यहां हैं, राइफल लेकर के एकदम धड़धड़ा देगा, समझे कि नहीं? अगर ये अपना काम तो करेगा, लड़ेगा, वहां पे खूब लड़ेगा, और देखेगा कि हार जाएगा तो तुरंत भागेगा किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। किसके पास भागेगा? लिम्फोसाइट। कितना हो भयंकर से भयंकर बीमारी हो, भले ही हार जाए तो हार जाए, लेकिन लड़ता एक बार जरूर है। क्या करता है? लड़ता है। इस समझो कि चौकीदार है एंटीबॉडी। ताकते रहता है, सुतबे नहीं करता है हमारा शरीर में। जैसे ही कोई बीमारियां घुसा, बस ये जाग जाएगा, और जाग करके तुरंत भर में किसको सूचना दे देगा? लिम्फोसाइट। किसको सूचना दे देगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को एकदम जाकर के ठेलने रहेगा कि आ रहा है कोरोना, आ रहा है मलेरिया, आ रहा है ना क्षय रोग, जाके तुरंत सूचना देगा। इसको सूचना देना है, बस ये अपना स्टैंडगंज निकाल लेगा। अपना स्टैंडगंज क्या करेगा? निकाल लेगा। इसको पता नहीं है कि कितना संख्या में आ रहा है। ये कहता है हम 5 गो है, लड़ेंगे, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं। कौन ही बात बोलता है? लिम्फोसाइट। आगे देख रहा है कि 1 लाख है, मुगल सेना है 1 लाख। बोला कोई बात नहीं है, हम महाराणा प्रताप की सेना है, हम 10,000 रहेंगे, धर के गर्दा गर्दा कर देंगे, है कि नहीं? ये भीड़ तो सबसे जाएगा।
अब भीड़ जाएगा तो युद्ध होता है बहुत ज्यादा, इसलिए देखते हैं आपके शरीर में गर्मी आ जाता है कि नहीं, बुखार लगने लगता है। जब ये हारने लगेगा तो बुखार लगने लगेगा, जब ये है ना जीतने लगेगा तो आपको सब चदर फदर फेंक दीजिएगा, है तब ना हो कुछ हो, सब ठीक हो गए, है कि नहीं है। और ये मार उड़ के चल देगा, ये मार उड़ के क्या करेगा, चल देगा। लाश गिरा हुआ है, लाश क्या हो गया, गिरा हुआ है। और भी दिमाग लगा गया एंटीबॉडिया, अरे मोनोसाइट उठो ना, तो शिकार हो गया, जाओ ना यार खा पी के खत्म करो ना इस सब। जितना लाश गिरा हुआ है सबको धीरे धीरे क्या करेगा, खा जाएगा। क्या कर जाएगा, खा जाएगा, यानी कि भक्षण कर लेगा। तो भक्षण करेगा तो तुम अगर खाओगे तो पेटवा का शुक्र रहेगा कि फैलेगा, फैलेगा माने बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आकार कैसा होता है खाली इसको काम है खाना। किसको खाएगा, मरा हुआ, जो लड़ने आया था बीमारिया, जो मर गया उसको खा करके समाप्त करेगा। नहीं खाएगा तो क्या होगा, सड़ जाएगा, फिर हम ही लोग बीमार पड़ जाएंगे। समझे कि नहीं। देखिए कितना बढ़िया बायोलॉजी भगवान पढ़े थे, देख रहे हैं कि नहीं, सब आपके शरीर में बना हुआ है। अब होता क्या है, एड्स की बीमारी जानते हैं, एड्स की बीमारी में एड्सवा वाला जो रहता है, एड्सवा वाला जो कीटाणुआ रहता है, वो लिम्फोसाइटवे के खा जाता है। वो किसको खा जाता है, लिम्फोसाइट। अब जब लिम्फोसाइट को खा गया तो लड़ेगा के, कोई लड़ने वाला रहेगा, मर जाता है। लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका मरना आपको हर तरह की बीमारी हो जाएगी। बीमारी आपके चारों ओर घात लगाए हुए है ना, कि लिम्फोसाइट कहां है, सबको डर है एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी है एकदम समझिए कि चौकीदार, क्या है, चौकीदार। गांव में अगर चोर हेला, बस हल्ला कर दिया चोर हो, बस ये हल्ला किया, एंटीबॉडी क्या कर दिया, चोर हो। अब इसको जगाएगा, ये उठो चोर घुस गया। लिम्फोसाइट को कुछ मत, जले तरी से मारो खाली उसको, कोई सजा नहीं, सीधे उसको जान से मार दो। ये मार दिया, जब यही मर जाएगा तो बेचारा, इसका काम तो खाली हल्ला करना था, इसका काम था लड़ना, ये तो मर गया। ये मर गया तब हर एक तरह की बीमारी आपके शरीर में घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी, बोलिए। इसलिए एड्स में यही होता है, एड्स हो गया। जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, सभी बड़ी बीमारियां लिम्फोसाइट पर पहले आक्रमण करके खत्म कर देती है इसको। और जहां ये मरा, आपके शरीर में रोग हो जाएगा, और रोग हो जाएगा तो आप उस रोग से मरिएगा, उस रोग से पीड़ित होइएगा। फिर इसको जिंदा करने के लिए आपको सुई देना पड़ता है। तो हम लोग को जो डॉक्टर सुई देते हैं, क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को जगाते हैं। किसको जगाते हैं, लिम्फोसाइट को। जब तक लिम्फोसाइट जगेगा नहीं तब तक कोई लड़ेगा नहीं। ताकत दिया जाता है अलग से, डॉक्टर एकदम सुई पर सुई देते हैं, पानी पर पानी चढ़ा करके लिम्फोसाइट को जगाया जाता है। मरे हुए को क्या किया जाता है, जिंदा किया जाता है। जब ये जिंदा होगा तो अंदर लड़ेगा, क्या करेगा, वो लड़ेगा। क्लियर हो गया। अब बताइए, आप अगर बीमार रहिएगा तो पढ़ने के लिए बैठिएगा तो पढ़ पाइएगा। आप अगर आपका आरबीसी बहुत अच्छा है और आप बीमार हैं तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए पढ़ाई करने वाले बच्चों को एकदम ये कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो यहां तक समझ में आ गया, बोलिए। तो भयंकर बीमारी में कौन सा माने कौन चीज मर जाता है, लिम्फोसाइट। समझे कि नहीं, तो याद रखिएगा। अब एक आता है कौन, थ्रोम्बोसाइट। अब कौन आता है, थ्रोम्बोसाइट। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु। इसका जो टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका नाम है। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। अगर 2 लाख से कम हो गया, डेंगू वगैरह बीमारी अगर हो गया, डेंगू मच्छर काट लिया, तो वह प्लेटलेट्स को डाउन कर देता है। प्लेटलेट्स को क्या कर देता है, डाउन। और डाउन कर देगा। अगर प्लेटलेट्स आपका 30-40 हजार से नीचे हो जाएगा तो आपको मरना तय है। समझे कि नहीं। आपके शरीर में थकान हो जाएगा, आप सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाइएगा, आप सीढ़ी से चढ़ नहीं पाइएगा ऊपर में। समझ में आ रही है बात, आप सीढ़ी से चढ़ नहीं पाइएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप सीढ़ी से चढ़ नहीं पाइएगा, आप चल नहीं पाइएगा। कब, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी आपके शरीर में,
कोई दिक्कत है? इसलिए इसको कमना नहीं है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। कोई दिक्कत? कैसा होता है? उत्तल लेंस की। क्या इसमें केंद्रक होता है? नहीं, इसका भी कोई दिमाग नहीं है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। और ये क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान। शक्ति प्रदान करेगा ये आपको। अगर ये 2 लाख से कम रहा, अगर किसी कारण बस प्लेटलेट्स आपके शरीर के अंदर में कम गया, कैसे कमता है? तो डेंगू मच्छर के काटने से। जब मलेरिया की रोग हो जाएगा ना तो आपका प्लेटलेट्स घट जाएगा। डेंगू मच्छर इसको डाउन कर देगा। तब आपको क्या करना होगा? प्लेटलेट्स को बढ़ाना होगा। अगर आप प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाइएगा तो आपकी शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप 5 डेग चलिएगा ना तो आप चल नहीं पाइएगा, सुस्ती से गिर जाइएगा और ज्यादा कम में मौत हो जाती है। गो में भी 2-3 आदमी मरे हैं प्लेटलेट्स की कमी से, समझे कि नहीं? इसलिए ये बहुत है। तो इसको कैसे मेकअप किया जा सकता है? तो आप बकरी का दूध खाइए। बकरी का दूध पीने से ना हजा प्लेटलेट्स बढ़ता है। बकरी का दूध खाने से। एक फल है जिसका नाम है कीवी। कीवी खाइए। कीवी जो रहता है टिफिन करिए वाला बक्सवा में, प्लास्टिक वाला में 3 गो रखले रहेगा, पूरा खाइए जम करके, तो आपका प्लेटलेट्स बढ़ेगा। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका आरबीसी सही है, डब्ल्यूबीसी सही है और यही कमजोर है, तो शक्ति नहीं मिल रहा है पढ़ने का। 1 घंटा के आधे घंटा के बाद करे भैया के भैया गुरुवार होता दल थे भैया, अब न पढ़ पार लगी थो, है कि नहीं? तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए तीनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो तीनों का जांच करवा लीजिए। जिस चीज का कमी होगा उसको ठीक करवा लीजिए। बच्चा अगर नहीं भी पढ़ने वाला होगा, बिट्टू सर की बात मानिए, पढ़ना शुरू कर देगा। समझे कि नहीं? पढ़ना क्या कर देगा? वो शुरू कर देगा। जैसे इसको ज्यादा बरातियों में करने का मन करते रहता है, क्या है इसका? ये तीनों में से कोई चीज खराब है, समझे कि नहीं? तो ये वजह है। क्लियर हो गया? तीनों समझ लिए। जरा सा हमको पढ़ना एक बहुत जरूरी है, ब्लड का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये बहुत जरूरी है। रक्त का थक्का जिसको बोलते हैं, रक्त का थक्का कैसे जमता है या बनता है, इसके बारे में। रक्त का थक्का या रक्त का जमना, देख समझे कि नहीं? तो देखिए रक्त का थक्का कैसे जमता है ये बताते हैं। रक्त का थक्का जमना और रक्त का थक्का नहीं जमना। देखिए आपके शरीर के अंदर में रक्त का थक्का जम जाएगा तो मर जाइएगा, समझे कि नहीं? अब बाहर में अगर रक्त का थक्का नहीं बना तो पूरा शरीर का ब्लड अगर कहीं गलती से कट गया और अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो पूरा शरीर का ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। तो बाहर में रक्त का थक्का जमना जरूरी है और अंदर में रक्त का थक्का बनना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये दोनों बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रक्त का थक्का बनता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे शरीर के अंदर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो आपको पढ़ा है कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है उसका? हिपेरिन। और हिपेरिन इस बात को बता करके रखा है कि जब तक हम हैं तब तक खून को जमने नहीं देंगे। खून को जमने नहीं देता है। उसको बेचारा के दुश्मनी है हवा से। उसको दुश्मनी किससे है? हवा से। हवा के संपर्क में आने पर हिपेरिन मर जाता है। हवा के संपर्क में आने पर हिपेरिन क्या हो जाता है? मर जाता है। और हिपेरिन जहां मरा तब तक उसी ताक में है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन उसी फेरा में है कि कब हिपेरिन मरा कि हम इधर खून को जमा दिए। आप देखे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर जब सुई देते हैं तो आप देखिएगा ऐसे ऐसे ठोक करके हवा को निकालेंगे और 2-4 बूंद दवाइयों वाला निकाल देंगे। कहा है कि हवा न रहे, और घोप देंगे। आज जैसे ही घोपा सुई दिया, काम करना शुरू हो गया। अगर हवा चल जाएगा तो हवा जाएगा तो हिपेरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जहां मरा हिपेरिन वही हो जाएगा जख्म। वहां जम गया खून, वहां खून क्या हो गया? जम गया। जम गया तो कड़ा हो जाएगा। कड़ा हो जाएगा तो कहा डॉक्टर साहब तो घाव हो गया, ये ऑपरेशन कराइए, समझे कि नहीं? तो हिपेरिन हमारे शरीर में प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है। समझ में आ गई बात? याद हो गया? अब ब्लड जैसे ही हमारा शरीर, आप चिलोही से
या चाकू से सब्जी सलाद काट रहे हैं और कट गया आपका अंगुली, अंगुली कट गया तो ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो देखिएगा कुछ देरी तक ब्लड जमे मतलब बहते, कभी भी देखिएगा ये नहीं कि आप पानी से धोते रहिए, अब कट गया पानी से धो रहे हैं तो गलत चीज है, निकलने दीजिए ब्लड, थोड़ा देर तक निकलेगा फिर उसके बाद जम जाएगा। अगर आपके शरीर में हिपेरिन ज्यादा एक्टिव हो गया तब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने ही नहीं देगा वो, समझे कि नहीं है? इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, जब आपका हाथ कट जाता है तो हाथ कट जाता है तो थोड़ा देरी उसको दबेले रहिए, थोड़ा देरी क्या कर ले रहिए, दबाए हुए रखिए। दबाने से क्या होगा, धीरे 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 कर करके वहां पे रक्त का थक्का जम जाएगा और फिर ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो रक्त का थक्का जो बनता है कटने के बाद, कैसे बनता है जरा इसको समझते हैं, समझे कि नहीं? रक्त के थक्का को बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस आई कितना देर में बना लेता है? तो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में। कितना मिनट में? 4 मिनट में। ऐसे 1-2 मिनट तक दवा ऐसे नहीं देखते, सुई दे देता है तक तक दबेले रहिए, ऐसे दबेले रहते हैं, ऐसे देखिए तो दबेले हैं, देखना देखना पगली देखिए दबेले ही है, और फिर उसको हटाते हैं रुइया तो ठीक हो जाता है, समझे कि नहीं है? या नसवा में सुइया देता है तो धर के कटा की 2 मिनट जाप ले रही है, जापता है क्यों आदमी ऐसे करके थे? ताकि रक्त का थक्का उतना देरी तक बन जाए, है कि नहीं? ज्यादा ब्लड हमारा शरीर से बाहर नहीं निकले, समझ में आ रही है बात? तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। कितना मिनट में पूरा हो जाता है? 4 मिनट में। कितना मिनट में? 4 मिनट में। होता क्या है देखिए, रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। कौन सा रुधिराणु? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट। जैसे ही आपका हाथ कटा तो हाथ में जो ब्लड बाहर निकला तो उस ब्लडवा में थ्रोम्बोसाइट है कि नहीं है, मैंने प्लेटलेट्स है कि नहीं है? अब प्लेटलेट्स जैसे ही वायु के साथ संपर्क करेगा, जैसे ही कटा तो बाहर आ गया ना ब्लड, तो ब्लड बाहर का किससे संपर्क कर रहा है? वायु से। किससे संपर्क कर रहा है? वायु से। वायु से जैसे ही संपर्क करेगा तो यह क्या बना देगा? तो यह बना देगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर वीडियो कट जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, अगर कट जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हम नहीं थके हैं, मोबाइल भी मेरा थक गया है, ठीक है ना? अभी लगातार अभी 24 घंटा तक लगातार इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, समझे कि नहीं? कितना देरी तक? 24 घंटा हम बता रहे हैं, इस चैप्टर को हम लगातार पढ़ा सकते हैं, बशर्ते ये साथ देना चाहिए मोबाइल, समझे कि नहीं? एक सांस में पढ़ा सकते हैं, समझे कि नहीं? तो ये क्या बना देगा? जैसे ही वायु के संपर्क में आ जाएगा तो क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है? देखिए ध्यान से, थ्रोम्बोसाइट जो ब्लडवा में था किसके संपर्क में आ गया? हवा के संपर्क में, तो क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बो जो प्लास्टिन है तो हमारे शरीर में पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियमवा को कहेगा जाकर के, इससे इसको दोस्ती है, कहेगा इसको से जाकर के कि ये भाई बा कट गलो, का हो गलो? कट गलो, एक जमाओ। तो कहेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कुछ मतलब है, हमरा बुझा रहा है, हम ही जमाते हैं। कैल्शियमवा क्या कहेगा कि हम का इसको जमाते हैं, लेकिन हाँ हमारा पास एगो उपाय है। क्या उपाय है? तो एगो है प्रोटीन जो जमा सकता है, तो क्या नाम है उसका? उसके पास चलो। तो अरे भैया तोरे भैया हो प्रोथ्रोम्बिन, चलो उसके पास। तो कैल्शियमवा इसको लेकर के कहां चला जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन के पास। किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन तक ले जाने की सूचना इसको कौन देगा? भकुलवा के कौन देगा? कैल्शियम। जो हमारे शरीर में जो तत्व है कैल्शियम, वो बताएगा कि चलो ना प्रोथ्रोम्बिन के पास। तो इस दोनों जाएगा प्रोथ्रोम्बिनवा के पास, और प्रोथ्रोम्बिनवा इसके साथ जुड़ेगा कि हाँ हम जमाएंगे, कट गया तो जमाना ना है, तो जमाएंगे। और जैसे ही दोनों का संपर्क होगा तो बना देगा थ्रोम्बिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन। आ रहा समझ में? क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन दिमाग नहीं काम करेगा कि अब क्या करें, अब बनेगा कैसे? तो थ्रोम्बिनवा जाता है अपन सहेली के पास। कहां चला जाएगा? सहेली के पास। इसका सहेली, सबसे मस्त सहेली इसका कौन है? तो इसका सबसे मस्त सहेली है फाइब्रिनोजेन। कौन है? फाइब्रिनोजेन। पूरी कहानी कहेगा कि भाई बा छूट गलू ओकरा से साथ, तनी मिला दे हमरा, है कि नहीं? तो फाइब्रिनोजेन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा?
फाइब्रिनोजेन। ये दोनों जो है सहेली गीत गाएगा भर रात। आज 13 तारीख ना है, आज रात भर गीत गाएगा इन लोग, है कि नहीं? तो ये दोनों गीत गाते गाते क्या बना देगा? फाइब्रिन। क्या बना देगा? फाइब्रिन। और यही बनना चाहिए, क्योंकि फाइब्रिन किसको बोलते हैं? जालीदार संरचना को फाइब्रिन बोलते हैं। कैसा संरचना को? जालीदार। जालीदार संरचना फाइब्रिन। फाइब्रिन जाली 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 ऐसे रहता है, समझे कि नहीं? ये जालीदार संरचना बना दिया। और इस जालीदार संरचना में कौन आता है? रुधिराणु। उधर से क्या आ रहा है? रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन चीज है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें जा जा करके क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। फंस जाएगा तो रास्ता हो गया ब्लॉक। रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक। अब ब्लड आ रहा है तहीजे पर आकर के रुक जा रहा है, बाहर जाने का रास्ता बंद है। यहाँ पे नहीं देखता कि कुदरी के बाद, कटला के बाद धीरे धीरे ठोस हो जाता हो जा, पपरी जम जाता है। यही पपरिये को कहते हैं फाइब्रिन। पपरिये को क्या कहते हैं? फाइब्रिन। ये क्या कर दिया? ये दोनों साथ मिल करके रास्ता को क्या कर दिया? ब्लॉक। रास्ता को क्या कर दिया? ब्लॉक। रास्ता ब्लॉक हो गया, यानी कि रक्त का थक्का बन गया। रक्त का थक्का बन गया। समझ में आ गई बात? हाँ, ठोक दो जोर से। रक्त का थक्का बन गया। समझ में आ गई बात? अब खोटिया नहीं ना रहता है, जे पपरिया बन गया, अब ओकरा नोच दीजिएगा तो फिर बहने लगेगा। इसलिए पपरी जब जम जाए तो उसको ज्यादा नोचिए मत, नहीं तो खून निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात?